हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उस पे कुछ सवाल मैं करा देता हूँ, एक दो बस, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 3 पे आएंगे जिसमें आज हम पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे, ईएमएफ डिस्कस करेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की क्या होती है ये डिस्कस करेंगे, और रिलेशन क्या होता है, इज़ इक्वल टू वी माइनस आई आर कब यूज़ करना, इज़ इक्वल टू वी प्लस आई आर कब यूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है बिटवीन ए और बी। ठीक है, ए और बी के बीच में एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको बतानी है, तो कोशिश करो, ट्राई करो। आपका आंसर 28.75 ओम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 28.75 ओम। देखो क्या हो पाएगा ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में तुम क्या करो, एक बैटरी कनेक्ट करो। पहले तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो और देखो क्या खुद से हो रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करंट आई है। ठीक, ये करंट आई इसमें गया और यहाँ पे बट गया। मान लो इधर I1 गया, इधर I2 गया, फिर ये I1 इधर जाएगा, ये I1 इधर जाएगा और I2 इधर जाएगा। I1 I2 मिलकर के फिर से I बना लेंगे और फिर ये वापस इधर आ जाएगा। सबसे पहले हमको ये तो पता चल गया कि ये 10 और 5 जो है ये किस में है, सीरीज़ में है। तो क्योंकि करंट I1 दोनों में सेम जा रहा है, तो हमने कहा 10 और 5 क्या हो गया, 15 ओम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस हट गई, ये रेजिस्टेंस हट गई, एक्विवेलेंट कितनी आ गई, 15 ओम। अब 15 ओम इधर इसमें कितना जाएगा, I1, इसमें कितना जा रहा है, I2। तो 15 ओम और 5 ओम आपस में कैसे हैं, 15 ओम और 5 ओम आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 10 ओम है, यहाँ पे हमारे पास 5 ओम है, यहाँ पे हमारे पास 15 ओम है, और यहाँ पे इसके साथ अब किस में आ गया ये, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 5, ये 10 और ये कितना आ गया, 15 ओम, और ये हमारे पास 15 ओम आ चुका। ठीक है, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसकी एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/R एक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/15। एलसीएम आया 15, इधर आ गया 3 प्लस 1/15, 5 3 ज़ा 15 और 3, तो ये आ गया 4/15। तो R एक्विवेलेंट कितना आ गया, 15/4। तो मतलब ये दोनों अब इनइफेक्टिव हो गई और हमारे पास जो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई वो कितनी आई, ये 10 ओम है और ये हमारे पास 15/4 ओम और ये हमारे पास 15 ओम। ठीक है, सही कर रहे हैं क्या। ठीक, अब ये तीनों किस में है, सीरीज़ में है, क्योंकि बैटरी इसी तरीके से लगी थी। तो अब इसमें जो करंट जाएगा वो 10 और इसमें तीनों में सेम जाएगा। तो अब ये किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। बोलो हाँ कि ना। तो बस इनको जोड़ देंगे सीधे सीधे, 10 ओम प्लस 15/4 ओम प्लस 15 ओम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आएगा बोलो। तो यहाँ पर 10 ओम प्लस 3.75 प्लस 15, ये 15/4 को हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 15 और 10 हो गया 25, है ना। 25 प्लस 3.75, 26 27 28, 28.75 ओम। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका था जो मैंने बता दिया आपको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तुमको बताना है ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इस वोल्ट मीटर को अगर हम ए और बी टर्मिनल के बीच जोड़ देंगे तो इसकी रीडिंग कितनी होगी, ये तुमको बताना है। करंट 2 एम्पियर का जा रहा है। तो भाई कैसे सॉल्व होगा ये, मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका एक्विवेलेंट क्या होगा,
1/6, 1/6, 2/6 और 6/2 जब हम कर देंगे तो आ जाएगा 3 ओम। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ पे एक 3 ओम बनाओ। अब ऊपर भी 3 ओम, नीचे भी 3 ओम, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि I1/I2 जो होता है वो बेसिकली R2/R1 होता है। जब R2/R1 तुम्हारा 1 हो गया तो I1 = I2 हो गया, और I1 + I2 क्योंकि यहाँ पे 2 है तो I1 जो है वो I2 के बराबर है। इस वजह से 2I1 = 2, तो I1 = 1। इसमें 1 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें 1 एम्पियर का करंट जाएगा। नहीं आया समझ? नहीं आया समझ तो देखो, फिर से देखो। इसमें जो है, इसमें जो करंट जाएगा वो कितना होगा? देखो यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर, दोनों पैरेलल में हैं आपस में। तो अगर पैरेलल में है तो क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने कहा V1 = V2, तो हमने कहा I1R1 = I2R2, तो हमने कहा I1/I2 = R2/R1, और R2 क्या है? 3, R1 कितना है? 3, तो 3/3 = 1 एम्पियर। ये हमारे पास I1/I2 का क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक है ना? तो I1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? I1 जो है वो I2 के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक। अब I1 + I2, मान लो इधर I1 गया और इधर I2 गया। ठीक है, तो I1 और I2 मिल के कितना बना रहे हैं? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर से ही तो ये दोनों करंट बट रहे हैं। तो हमने कहा I1 + I2 क्योंकि 2 एम्पियर है और I1 I2 के बराबर है, तो किसी भी जगह पे I1 की जगह पे हमने I2 लिख दिया, तो I2 + I2 = 2 एम्पियर। तो ये आ गया 2I2 = 2 एम्पियर। तो हमारे पास I2 आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो इधर 1 एम्पियर का करंट गया, इधर 1 एम्पियर का करंट गया। ठीक है, अब ये 1 एम्पियर का 3 ओम से पास करेगा, 1 एम्पियर का 3 ओम से पास करेगा, फिर दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ पे फिर से अगेन 2 एम्पियर का करंट पास करेगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है बेसिकली वो क्या होगा? इन दोनों के अक्रॉस और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के भी अक्रॉस सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अक्रॉस कितना है? इसके अक्रॉस 3 वोल्ट है। इसके अक्रॉस कितना है? इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट है। इसके अक्रॉस कितना है? तो 2.5, I × R लगा रहे हैं, 2.5 × 2 ये आ गया 5, है ना? 5 वोल्ट है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? 5 वोल्ट इधर। अब 3 और 3 मत जोड़ देना। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, अगर हम इनका एक एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो वो कितना आएगा? 1/3 + 1/3 2/3, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, मतलब 1.5 ओम। और 1.5 ओम के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, देखो इधर अगर हम इन दोनों को ना लें मान लो, तो इधर फिर करंट कितना पास करेगा? 2 एम्पियर। भाई बटेगा थोड़ी ना, 2 एम्पियर पास करेगा। तो 3/2 या 1.5 × 2 = कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 3 वोल्ट। तो वही मैंने कहा ना, इधर 3 वोल्ट आ रहा था, इधर 3 वोल्ट आ रहा था, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी 3 वोल्ट ही आएगा। तो 3 वोल्ट और ये हो गया 5 वोल्ट, तो 5 + 3 8 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 8 वोल्ट। तो VA - VB कोई पूछे या इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कोई पूछे, तो जितने रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और वो कितना है? 8 वोल्ट। वही इन दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है ना? अब देखो हम पोटेंशियल को समझ लेते हैं कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। दिख रहा है सही से? लाइट आ रही है? ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को समझ लेते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन क्या है बेसिकली। हाँ, ठीक ठीक। पोटेंशियल क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई चार्ज +Q है और इस चार्ज से क्या होता है, मान लो कोई चार्ज है +Q, इस चार्ज से क्या होता है? विद्युतक क्षेत्र निकलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि आपने 7वीं 8वीं में पढ़ी होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और 9th में भी पढ़ा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इस चार्ज से क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिग्निफाई करती हैं, डिनोट करती हैं ये।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्वभाव क्या होता है कि सेम नेचर का अगर कोई चार्ज आएगा, मान लो प्लस क्यू चार्ज के द्वारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेम नेचर का कोई चार्ज आएगा तो ये चार्ज इसको क्या करना चाहेगा, रिपल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पीछे ढकेलती है। समझ में आई बात। और अपोजिट नेचर का कोई चार्ज यदि आएगा तो उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींच लेगी। तो हम सेम नेचर के एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, मान लो प्लस क्यू चार्ज को, किसी पॉइंट इन्फिनिटी से, हमें पता नहीं वो पॉइंट कहाँ है, उसकी स्टार्टिंग हमें नहीं पता, उसका एंड हमें नहीं पता, वो पॉइंट पी कहीं है इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को हम उठा करके लेके आए और जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में हम पहुँचेंगे, तुरंत ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहेगी, इसको वापस पीछे ढकेलना चाहेगी, वापस इन्फिनिटी पे पहुँचा देना चाहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम भी कम नहीं है, हम दम लगाएंगे और हम इसको वापस यहाँ पर लेके आ जाएंगे। तो ये हमारा मान लो पॉइंट है पी डैश, यहाँ पे हम इस चार्ज को लेके आ गए, ठीक है। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ इस पॉइंट पी डैश तक लाने के लिए जो हमको काम करना पड़ा, जो हमको वर्क करना पड़ा, बेसिकली उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, उस वर्क को हम कहते हैं कि भैया जो पोटेंशियल होगा बेसिकली वो क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नहीं आया समझ। जितना काम हमने किया इन्फिनिटी, कुछ काम करना पड़ेगा ना, कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस पीछे ढकेलना चाहती है बैकफुट पे, तो हम इसको आगे लाना चाहते हैं, तो हमने कुछ वर्क किया। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। तो हम इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं और इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वही वर्क है। तो हम जो वर्क कर रहे हैं उसको जब हम चार्ज के, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो हम प्लस क्यू चार्ज को ला रहे हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं, तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल देता है जहाँ पे फाइनली हम चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से। समझ में आई बात, नहीं आई। वर्क डन अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं उसको लाने के लिए हमने जो वर्क किया उसको डिवाइड करते हैं चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो वो हमको क्या दे देता है, पोटेंशियल दे देता है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम चार्ज को लाए एट द एंड फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट का वी पी डैश मतलब पोटेंशियल क्या होगा, हमने कहा वर्क अपॉन प्लस क्यू चार्ज, ठीक। अब इसी तरीके से समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ये है ए, दूसरा पॉइंट बी है। अब हम किसी चार्ज को लेके आए, मान लो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, हम इस प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो फाइनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल वी ए, इनिशियल पोटेंशियल वी बी, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा हमारे पास जो हमने काम किया इस चार्ज को B से A तक लाने के लिए, क्योंकि B से A तक लाने में क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज और करीब आ जाएगा, उसको और तेज़ धक्का देगा, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वी ए माइनस वी बी मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। बुक से आप डेफिनेशन मार्क कर लेना, और मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। एक क्वेश्चन देख लो, आईआईटी में आया क्वेश्चन है, डरना मत, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बस छोटा सा हमें फॉर्मूला लगाना यही वाला और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। 2 points P and Q are maintained at the potentials of 10 volt and minus 4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is। 4 ऑप्शन दिए हैं, ये IIT 2006 का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये बिल्कुल कठिन नहीं है, सबसे पहले जो फॉर्मूला बताया है वो ध्यान रखो। 2 पॉइंट हैं P और Q, ठीक है ना, और ये जो P और Q हैं इनका पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट और माइनस 4 वोल्ट। हमें इलेक्ट्रॉन्स को P से Q तक ले जाना है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि हम P से Q ले जा रहे हैं
तो हम लिखेंगे वी क्यू माइनस वी पी, ठीक। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वर्क डन पता नहीं, वही तो निकालना है, द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज जो है वो कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, मान लो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलूम्ब, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा 100 ई, ठीक है। माइनस लगा दो यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब वी क्यू कितना है -4, तो हमने कहा -4, वी पी कितना है 10 -10 इज इक्वल टू वर्क अपॉन -100। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है आईआईटी का क्वेश्चन है इसलिए इसमें आया है, आपको वैसे भी याद रखना है, आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलूम्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया -14 इंटू 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू वर्क। अब यहाँ पे 100 माइनस में था, तो यहाँ एक्चुअली जब इससे मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली ये -14 था ना, और -14 इंटू -100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब 14 इंटू 1.6 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हम पावर ही को मैनेज कर लेते हैं। तो ये जो है बेसिक पावर ये कितनी है 10 की पावर 2 है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 14, -19 प्लस 2 हो जाएगा -17। तो 1.6 इंटू 14 इज इंटू 10 की पावर -17। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.24 इंटू 10 की पावर -16 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल था और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आसान क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते, ठीक है। तो उम्मीद है कि पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वी क्यू माइनस वी पी क्यों किया, क्योंकि पी से क्यू ले जा रहे हैं, और यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा कैसा होता है माइनस होता है, तो इसलिए माइनस लगाया। ये माइनस जब इधर गया, क्योंकि ये भी वैल्यू माइनस में आई थी, तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेल का। अब यहाँ पे हमारे पास एक अरेंजमेंट मैंने बनाया है, एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है। अब ईएमएफ क्या होता है, अभी हमने देखा जैसे ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लोग समझते हैं ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं है, ये टर्म मिसलीडिंग है। कोई फोर्स नहीं होता ईएमएफ बेसिकली। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। कुछ याद आया, पोटेंशियल के लिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना, याद आया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ क्या होता है बेसिकली, चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। मान लो इस बैटरी में से क्यू चार्ज निकला, तो क्यू चार्ज को पूरे सिस्टम में, पूरे सर्किट में घुमाने के लिए कितना काम करना पड़ा, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कितनी, बोलो। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की होती है कुलूम, तो ये आ जाएगी जूल पर कुलूम या फिर वोल्ट, है ना। तो इसकी न्यूटन मत लिख देना यूनिट, क्योंकि ये फोर्स देख के। ईएमएफ बेसिकली हमारा एक तरीका पोटेंशियल ही होता है, कितना काम हमको करना पड़ा एक चार्ज क्यू को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ, ठीक है। तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, और इस सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब भैया जो सेल के अंदर सामान भरा जाता है वो सुपर कंडक्टर तो होता नहीं है। अब अगर ये सुपर कंडक्टर नहीं होता है तो उसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि भैया सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आर। ध्यान से सुन लो, सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल आर। और ये जो है ये हमने बाहर से एक रेजिस्टेंस लगाई है जिसको हमने कह दिया भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है। अब अगर हम करंट निकालें तो करंट बेसिकली क्या होता है, कितना करंट इस सर्किट में बहेगा। तो यदि हम करंट निकालें तो करंट क्या होगा, तो करंट हमारे पास होगा I इज़ इक्वल टू ई एम एफ ई
मतलब V बाय आर होता है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो करंट आएगा बेसिकली वो ये होगा, I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये पहली इक्वेशन याद रखनी है आपको, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि आपको याद रखनी है। और याद क्या रखना है, आपको समझ में आ गया तो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यदि कोई पूछे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, तो हम क्या कहेंगे, V। तो V क्या होगा, I इंटू आर, है ना। करंट कितना है, E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये क्या है, कैपिटल आर। तो ये V आ गया, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। समझ में आई बात। अच्छा, एक चीज़ और, EMF क्या है, E। इस EMF, मान लो ये EMF जो है ये है 2 वोल्ट, ठीक है। अब इस 2 वोल्ट में से ये जो रेजिस्टेंस R है ये खा गया 1 वोल्ट, ठीक। तो अब इसके पास कितना बचा, 1 वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझो, नहीं आया समझ में। क्या कहते हैं कि भैया EMF मान लो इस बैटरी का कितना है, 2 वोल्ट। अब ये बैटरी 2 वोल्ट की है। अब क्योंकि कुछ करंट इस रजिस्टर R में भी गया है तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, V था वो। अब V मान लो 1 वोल्ट है, तो ये अगर 1 वोल्ट है तो 2 वोल्ट में से 1 वोल्ट ये रेजिस्टेंस R बैठ करके खा गया। तो अब इसके पास कितना बचा, 1 वोल्ट। तो वही इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इस बैटरी का EMF तो 2 वोल्ट है, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आफ्टर द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू दिस अरेंजमेंट, वो कितना आ गया, 1 वोल्ट। तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेल के अक्रॉस कितना आया, इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, उसको हम V डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और V डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमने कहा V डैश क्या हो जाएगा, E माइनस V, ठीक है। तो V डैश क्या हो जाएगा, E माइनस V। आ गई बात समझ में। अब अगर हम V डैश निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, केवल यदि हम V डैश निकालना चाहें, इसको यदि हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे। तो V डैश निकालने का जो तरीका है, एक फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर बैटरी करंट भेजे, लिख लो, अगर बैटरी करंट भेज रही हो, अगर बैटरी करंट भेज रही हो, ठीक है, या सेल करंट भेज रहा हो, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि भैया जो बैटरी है बेसिकली वो क्या हो रही है, जो बैटरी है हमारी वो डिस्चार्ज हो रही है। तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो बेसिकली होता है E माइनस IR। और बैटरी से यदि करंट पास हो, बैटरी से करंट पास हो, तो मतलब बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। तब बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है E प्लस IR। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलने हैं इस लेवल पे, इसके ऊपर 1-2 सवाल आपको मिल जाएंगे, वो अभी मैं करा दूंगा। तो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल निकालने का तरीका क्या है, E माइनस IR। E इज द EMF, I करंट कितना जा रहा है, करंट आप कैसे निकालोगे, E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब इस पे क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल होते हैं इसके। देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। ये है हमारा सर्किट। अब इस सर्किट को हमने जोड़ा नहीं है, ठीक है। जब हमने जोड़ा नहीं है तो ये जो वोल्ट मीटर है जो कि सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है, वो रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 1.5 वोल्ट। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 1.35 वोल्ट। अच्छा, जब जोड़ा नहीं है तो क्या कोई करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अगर हमने इसको जोड़ा ही नहीं है तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा, बोलो, नहीं होगा। सर्किट जब जोड़ा ही नहीं होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होता है। अब ये है हमारा एमीटर। जब हमने इस सर्किट को जोड़ा तो एमीटर रीडिंग, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। तो एमीटर की रीडिंग है 1.5 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो करंट बह रहा है वो कितना है, 1.5 एम्पियर। जब हमने इसको जोड़ दिया
जब हमने इसको जोड़ा नहीं है तो करंट कोई बह नहीं रहा है, जब करंट कोई बहेगा ही नहीं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, I ज़ीरो तो V ज़ीरो, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस जो ये V है जो कि 1.5 वोल्ट आ रहा है, जब हमने इसको जोड़ा नहीं है वो क्या डिनोट कर रहा है। अच्छा, इस सेल का हमें EMF बताना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है 1.5 वोल्ट, जब की ओपन है, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज रहती है आपकी की ओपन है। इसका मतलब ये है कि भैया ये सर्किट जुड़ा नहीं है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, V1 क्या है, EMF। क्योंकि EMF अभी बता रहा हूँ, देखो ये क्या है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी मैंने पहले बताया था कि जब हम सर्किट को जोड़ते हैं और जब उसमें करंट फ्लो करता है तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से जो सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कम हो जाता है EMF से। लेकिन उसके लिए सर्किट का जुड़ा होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो सर्किट खुला हुआ है, तो V1 क्या है, EMF। जब भी सर्किट खुला हो और वोल्ट मीटर कोई रीडिंग दिखा रहा हो अक्रॉस द सेल, तो वो रीडिंग क्या बताती है, EMF ऑफ द सेल बताती है। अब जब हमने सर्किट को बंद कर दिया, की इज़ क्लोज्ड, तो जो रीडिंग हमारे पास आई वो कितनी आई, 1.35 वोल्ट। अब ये क्या है, ये EMF है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जब हमने सर्किट को बंद कर दिया तो अब ये करंट फ्लो होने लगेगा, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से EMF कुछ कम हो जाएगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.35 वोल्ट। तो ये तब की कंडीशन है जब हमारी की क्या है, बंद है। क्लियर है बात। तो ये क्या आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल PD। तो अब हमको पता है E इज इक्वल टू V माइनस IR होता है। E हमारे पास 1.5 है, V हमारे पास 1.35 है, करंट हमारा जो बह रहा है वो 1.5 एम्पियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.5 माइनस 1.35 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू स्मॉल r। अब यहाँ माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस बेसिकली है नहीं, ठीक है ना, तो इस वजह से इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो 1.5 माइनस 1.35 अपॉन 1.5, ये हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी सेल की वो 1.1 ओम आएगी, ठीक है। तो बहुत छोटी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, अगर आपकी 100 आ रही है, 200 आ रही है, तो मतलब आपने कुछ गड़बड़ करी है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बहुत छोटी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक में से। आगे मैं बता देता हूँ एक और सवाल, फिर आप जो है उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, इसमें आपको सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। लेकिन उसके लिए करंट पता होना ज़रूरी है, तो करंट कैसे आएगा, आप खुद से सॉल्व करो, V की रीडिंग निकालो। V कितना होगा, वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा इस सेल के अक्रॉस। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सर्किट बंद है, खुला नहीं है, तो EMF नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, EMF है सेल का, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना हो जाएगा, EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। EMF कितना है 12, कैपिटल R कितना है 4, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो 12 अपॉन 6, ये आ गया 2 एम्पियर का करंट। इस सर्किट में कितना बह रहा है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। अब इसके अक्रॉस अगर टर्मिनल PD पता करना है, क्योंकि ये सर्किट बंद है, तो जब सर्किट बंद होता है तो हम क्या पता करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। खुला होता है तो जो रीडिंग वोल्ट मीटर दिखाता है वो EMF ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे V क्या होगा, E माइनस I इंटू R। E कितना है, तो हमने कहा E है हमारा 12 वोल्ट, करंट कितना है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो हमने कहा 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, तो हमने कहा 12 माइनस 4 हमारे पास आएगा 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इस सेल के अक्रॉस। अब यहाँ पर मैंने EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किताब उठाई है। ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है मैंने बताया था। जो काम हमको करना पड़ता है पूरे सर्किट में चार्ज को घुमाने के लिए, उसको हम कहते हैं EMF। और पोटेंशियल डिफरेंस पहले ही हमको पता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्किट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। दूसरा,
इट इज़ इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स व्हेन इट इज़ एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट यदि है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ईएमएफ किसके बराबर होता है? वोल्ट मीटर की रीडिंग के बराबर होता है, जो कि वोल्ट मीटर हमने सेल के अक्रॉस लगाया होता है। इस पे क्वेश्चन हमने किया था। पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना। क्लोज सर्किट होना चाहिए तभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। तीसरा, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज। भाई ईएमएफ तो तब भी है, ईएमएफ तो सेल की प्रॉपर्टी है, तो वो सर्किट क्लोज और ओपन होने से इफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये इफेक्ट होता है। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला, इट इज़ इक्वल टू द, अब बाकी ये छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है तुमको। इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट इंक्लूडिंग द पीडी रिक्वायर्ड टू सेंड करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ। मतलब ये है कि जो ईएमएफ होता है बेसिकली वो सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका सम होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हर एक सर्किट एलिमेंट का, हर एक अलग अलग रेजिस्टर का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट इज़ लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट। भाई R1 रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मान लो V हुआ, तो वो हमेशा कम होगा देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। तभी तो ईएमएफ कम हो जाता है, नेट ईएमएफ कम हो जाता है, और सेल के अक्रॉस क्या आता है? एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है ईएमएफ से। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू द सर्किट, क्योंकि ये सेल की प्रॉपर्टी है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। अगले बार हम क्या करेंगे? पावर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और अगला लेक्चर हमारा लास्ट होने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।